हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, समविभव पृष्ठ के बारे में, विभव प्रवणता इत्यादि के बारे में हमने बतला दिया था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जा कर के उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हम लोग दो स्थितियों पर निकालेंगे। एक तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर अगर कोई पॉइंट हो तो हम उस पर वैद्युत विभव कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देखा जाएगा इस वीडियो में। देखिए, पहले तो हमको यह जानना पड़ेगा वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के दो आवेश, समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश, समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव ये मान लीजिए आपका एक है -q आवेश और एक है +q आवेश। यह q आवेश का जो वैल्यू है वह समान है, परिमाण में इसका मान क्या है, समान है, लेकिन इसका प्रकृति कैसा विपरीत है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। और इनके बीच की दूरी बहुत कम अल्प दूरी है। मान लीजिए इनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच की दूरी 2l है। तो इस निकाय को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस निकाय को क्या कहा जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गुणा इनके बीच की अल्प दूरी, अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2l, Q × 2l होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं P बराबर हो जाएगा 2ql। यह होता है आपका क्या, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या मिल जाएगा, P = 2ql। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग P से दिखलाते हैं। अब हम इसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव निकाल करके देखा जाएगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। और कौन सी स्थिति, पहली स्थिति हम लोग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। मान लीजिए आपके पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना आपके पास AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q हैं। इनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच की दूरी 2l है। इसका मध्य बिंदु O है, इसका मध्य बिंदु O है। हमने क्या लिया, हमने माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q तथा +q हैं। इनके बीच की अल्प दूरी 2l है और इसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु के O से इसके अक्ष पर, मध्य बिंदु O से इसके अक्ष पर r दूरी पर, यहाँ से मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। यह पॉइंट P है, यहीं पर हमको क्या करना है, वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब देखिए इसमें दो आवेश हैं, एक -q आवेश है और एक +q आवेश है। किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पिछले वीडियो में देख लिया है
किसी आवेश के कारण विभव निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आवेश चाहिए, और उस आवेश से उस पॉइंट की दूरी चाहिए जहां पर हमको वैद्युत विभव निकालनी है। तो अब देखिए यहाँ पॉइंट P पर जो विभव उत्पन्न होगा वह माइनस Q आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा और प्लस Q आवेश के कारण भी उत्पन्न होगा। अर्थात हमको क्या चाहिए, प्लस Q आवेश से इस पॉइंट की दूरी चाहिए। देखिए अगर यह इसका मध्य बिंदु है तो यह भी दूरी L हो जाएगी और यह भी दूरी L हो जाएगी। तो यहाँ से जो यह दूरी आपको मिलेगी पॉइंट P तक की, वो कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यह दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक यह दूरी R है, अर्थात R माइनस L होगी। ये दूरी कितनी होगी, R माइनस L होगी। तो हम निकाल सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R माइनस L, Q अपॉन R माइनस L, अर्थात BP की दूरी कितनी होगी, R माइनस L होगी। इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर अगर हम विभव निकालेंगे तो यहाँ से यह दूरी इसमें क्या हो जाएगी, R में L दूरी ऐड हो जाएगी। तो कहेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस Q अपॉन R प्लस L, R प्लस L हो जाएगा। अर्थात यहाँ से V2 बराबर मिल जाएगा आपको माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R प्लस L। अब अगर हम बिंदु P पर परिणामी विभव निकालें, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, देखिए विभव कैसी राशि, अदिश राशि है। जब विभव अदिश राशि होती है तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, बीजगणितीय विधि से डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R माइनस L, और V2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R प्लस L। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। तो V बराबर मिल जाएगा आपको Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ से देखिए हम लोग यहाँ से एलसीएम लेंगे इसका, तो एलसीएम क्या बनेगा यहाँ पर, R प्लस L और दूसरा ब्रैकेट में R माइनस L, यहाँ बन जाएगा R प्लस L और माइनस R माइनस L। इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो V बराबर क्या मिलेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू R प्लस L माइनस R प्लस L बटा यह A प्लस B और दूसरा ब्रैकेट में A माइनस B, किसका फार्मूला बन जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। R से R कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2L बचेगा। तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2QL बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पर आगे आपके पास 2QL पहचाना हुआ लग रहा है, अभी जस्ट हमने आपको बताया 2QL क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, 2QL बराबर P, क्यों रखेंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2QL के जब हम क्या पुटअप कर देंगे, यहाँ से P पुटअप कर देंगे, तो इस हिसाब से हमको मिल जाएगा यहाँ से V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू
पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर यह मान लें हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव बहुत ही छोटा हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, भाई देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा तो इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, कम होगी, और जब वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कम होगी तो उसकी आधे वाली दूरी क्या होगी, और ज़्यादा कम होगी, अर्थात r की तुलना में l का मान बहुत कम होगा। r की तुलना में l का मान बहुत कम होगा। जब r की तुलना में l का मान बहुत कम होगा तो उसका स्क्वायर, जब किसी छोटी संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो इसका वर्ग और भी छोटी संख्या प्राप्त होती है। जैसे देख लीजिए, अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 25, ज़्यादा हो गया। अगर हम 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 0.25, अर्थात ये 0.5 से भी इसका वर्ग क्या हुआ, छोटा मिला। तो जब किसी छोटी संख्या का वर्ग किया जाता है तो हमको जो मान मिलता है वह उसके अपेक्षाकृत और भी छोटा मिलता है। तो l का मान ऑलरेडी छोटा है और l स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम लोग r स्क्वायर और माइनस l स्क्वायर लगभग मान लेंगे r स्क्वायर के बराबर, क्योंकि l स्क्वायर की वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि इसको हम लोग नगण्य मान करके छोड़ देंगे। तो इस हिसाब से आपको v का फॉर्मूला मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी बटे आर स्क्वायर। यह वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव का फार्मूला आपको मिल गया। यदि हम लोग इस को वायु या निर्वात में निकालना है, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस हिसाब से v का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू पी बटे आर स्क्वायर। यह मिल गया हमको वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव का फॉर्मूला, अक्षीय स्थिति के कारण। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ से वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। देखिए इसका निरक्षीय स्थिति में हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अब अक्षीय स्थिति पर जब क्या हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का मतलब यह हुआ कि इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के या लंबार्धक के लंबवत हम लोग लिया जाए। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी आपका वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q हैं। इनके बीच की दूरी वही 2l है। तो इसके मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु यह O है तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, यह भी दूरी l हो जाएगी। इसके मध्य बिंदु O से इसके अक्ष के लंबवत स्मॉल r दूरी पर, इसके अक्ष के लंबवत स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q तथा +q है। इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब आपके पास दो आवेश हैं, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे और इस आवेश के कारण यहाँ पर हम विभव निकालेंगे। विभव निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आवेश के साथ साथ दूरी चाहिए। तो आवेश तो आपको पता है, दूरी क्या होगी इसकी, यही दूरी होगी यार। अगर हमको यह दूरी पता चल जाए तो हम इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे। तो देखिए यह एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे। हम अगर बात करें त्रिभुज POB बन रहा है और समकोण त्रिभुज बन रहा है, अर्थात हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे तो यह इसका आधार बनेगा, यह लंब बनेगा, यह कर्ण बनेगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, r स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर मिल जाएगा आपको। अब दूरी पता चल गया तो इसके कारण यहाँ पर विभव निकाल सकते हैं हम लोग। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। देखिए V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में होगा। इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान, माइनस क्यू लेंगे यहाँ पर क्योंकि आवेश क्या है, माइनस है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। भाई यहाँ से भी तो यह दूरी कितनी होगी, यहाँ पर भी तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगी। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू माइनस क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अर्थात V2 का वैल्यू मिलेगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव। देखिए बिंदु P पर जब परिणामी विभव निकाला जाएगा तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, V = 0। अर्थात यहाँ से क्या निकला, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव कितना होगा, 0 होगा। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव कितना होगा, 0 होगा। इसका अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अगला टॉपिक है इसका, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। देखिए मान लीजिए आपके पास यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, माना हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव AB को इस क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है। यह वैद्युत द्विध्रुव AB है, यह हमने वैद्युत द्विध्रुव AB लिया है जिसके आवेश वही पुराने वाले -q + q, इनके बीच की दूरी 2l है। ठीक है, इसको हमने वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर, अल्फा कोण पर रखा है। मान लीजिए यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो इसके बीच यह जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, अल्फा का बन रहा है। हमने वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत द्विध्रुव को अल्फा कोण पर रखा हुआ है। आपको पता है जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण लगता है जो कि उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण और उनके बीच के बने कोण के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इस पर लगने वाला वैद्युत द्विध्रुव का बलयुग्म का आघूर्ण देखेंगे कितना होगा। द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण,
बल युग्म का आघूर्ण। ताऊ बराबर क्या हो जाएगा, पीई, इसका द्विध्रुव का आघूर्ण इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू बने इनके वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच बने कोण की ज्या, साइन कितना कोण बन रहा है, अल्फा, तो क्या जाएगा, ताऊ बराबर पीई साइन अल्फा। द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा, ताऊ बराबर पीई साइन अल्फा। अब मान लीजिए हम इस वैद्युत द्विध्रुव को, जो कि यहाँ पर अल्फा कोण पर रखा हुआ है, अत्यंत सूक्ष्म दूरी, बहुत कम डी अल्फा हम घुमाना चाहते हैं। तो जब हम डी अल्फा घुमाएंगे, अनंत सूक्ष्म दूरी घुमाएंगे, तो हमको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। देखिए क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म डी अल्फा घुमाने में किया गया कार्य, डी अल्फा घुमाने में किया गया कार्य, डी अल्फा घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। देखिए कितना बल युग्म का आघूर्ण लग रहा है, पीई साइन अल्फा इंटू डी अल्फा। यह तो हमको मिल गया बहुत कम दूरी, डी अल्फा घुमाने में किया गया कार्य पीई साइन अल्फा डी अल्फा होगा। अगर मान लीजिए हम इसको इसके अक्ष से जितने भी कोण पर है, जहाँ पर भी है, वहाँ से हम इसको कितना घुमाना चाहते हैं, थीटा कोण तक घुमाना चाहते हैं। अर्थात हम क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को अल्फा बराबर 0 से, जहाँ पर उस अक्ष से अल्फा बराबर थीटा कोण तक, अल्फा बराबर थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इसका हम लोग समाकलन कर देंगे 0 से कहाँ तक, थीटा तक, पीई साइन अल्फा डी अल्फा। देखिए पीई कांस्टेंट होगा, ये बाहर चलाएगा क्योंकि हम जो समाकलन कर रहे हैं वो कोण के संबंध में कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा W बराबर पीई 0 से थीटा तक साइन अल्फा डी अल्फा। और यहाँ इसका जब समाकलन करेंगे हम लोग साइन अल्फा डी अल्फा का, तो इसका समाकलन होगा माइनस कॉस अल्फा 0 से थीटा तक। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा W बराबर पीई माइनस कॉस अल्फा 0 से थीटा तक, या हम इसको लिखेंगे W बराबर माइनस पीई कॉस अल्फा 0 से थीटा तक। एक बार इसका वैल्यू हम लोग थीटा रखेंगे और एक बार इसका वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखा जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको W बराबर माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस थीटा माइनस कॉस 0। तो W बराबर आपको मिलेगा माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब माइनस का अगर हम अंदर गुणा कर दें तो W बराबर मिल जाएगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। यह आपको मिल गया इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसमें हम देखिए कंडीशन देख लेते हैं कि कितना कंडीशन इसमें अप्लाई हो सकता है। इसके कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। पहला, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो। भाई थीटा बराबर 0 डिग्री होने का मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि जिस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की दिशा है, वैद्युत क्षेत्र का जो दिशा है उसी दिशा में हम क्या करें, वैद्युत द्विध्रुव को भी रख दें। अर्थात अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो वैद्युत द्विध्रुव को भी हम लोग ऐसे रख दें। जब हम वैद्युत द्विध्रुव को इस तरीके से रख देंगे तो इनके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो W बराबर आपको क्या मिल जाएगा, PE 1 माइनस कॉस थीटा की जब क्या रखेंगे 0 और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो PE 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और किसी संख्या में जब हम 0 का गुणा करते हैं तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अर्थात इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा, इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, हम इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर 90 डिग्री घुमा दें। वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करें, इसको ऐसे है वैद्युत क्षेत्र में, इसको हम 90 डिग्री घुमा दें। जब हम इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर PE 1 माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो W बराबर आपको मिल जाएगा PE 1 माइनस 0। तो W बराबर मिल जाएगा आपको PE, अर्थात इस स्थिति में किया गया कार्य PE के बराबर होगा। जब हम वैद्युत क्षेत्र से इस वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री पर घुमा देंगे तो किया गया कार्य PE के बराबर होगा। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि हम इस वैद्युत द्विध्रुव को पूरा ऐसे घुमा दें 180 डिग्री पर, अर्थात पहले से विपरीत दिशा में चली जाएगी। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो W बराबर क्या मिलेगा, PE 1 माइनस कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो W बराबर क्या मिलेगा, PE 1 माइनस 1 मिलकर कितना हो जाएगा +1। तो यह हो जाएगा W बराबर 2PE का। अर्थात इस स्थिति में किया गया कार्य अधिकतम 2PE के बराबर होगा। जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रख दें, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रख देंगे तो उस स्थिति में किया गया कार्य अधिकतम जो कि 2PE के बराबर होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य की गणना कर लिया। इसका अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। देखिए, यह मान लीजिए आपका वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E है, यह वैद्युत क्षेत्र E है जिसकी दिशा इस तरफ है। इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है। ये वैद्युत द्विध्रुव भी किधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में भी हमने इसको रखा हुआ है। इसके आवेश -Q और +Q हैं, इनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। अब अगर मान लिया जाए हम लोग कि इस वैद्युत द्विध्रुव को हम अनंत से, यहाँ अनंत से, यहाँ पर है वैद्युत द्विध्रुव, अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएं, ये -Q आवेश और ये +Q आवेश और इनके बीच की दूरी 2L। जब हम अनंत से इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव, इसको अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। यह हमारा जो ब्लैक वाला हिस्सा है इसको हम -Q आवेश और इसको हम +Q आवेश से डिनोट किए हुए हैं। तो जब यह वैद्युत क्षेत्र के अंदर जाएगा तो पहले -Q आवेश पहले पहुंचेगा वैद्युत क्षेत्र के अंदर, और इस +Q को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने के लिए इस -Q आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर
कितना 2l दूरी तय करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है 2l है। अर्थात जो -q आवेश है वह +q आवेश की अपेक्षाकृत 2l दूरी अधिक तय करता है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा। भाई देखिए यहाँ से वैद्युत क्षेत्र के भीतर जब हम इसको ला रहे हैं तो मुख्य रूप से कौन से आवेश पर ये वैद्युत क्षेत्र काम करेगा, -q आवेश पर। तो क्या लिखेंगे, कार्य बराबर -q आवेश पर लगने वाला बल, -q आवेश पर लगने वाला बल। भाई पहले क्या लिखोगे आप, पहले आप ये लिखोगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में वैद्युत द्विध्रुव के -q आवेश को +q आवेश की अपेक्षाकृत 2l दूरी अधिक तय करना पड़ता है। अतः -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल -pe होगा, सॉरी -qe होगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, -q आवेश पर लगने वाला बल गुणे -q आवेश के द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, -q आवेश के द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी। देखिए क्या हो जाएगा, W बराबर इस पर जब कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र के अंदर आता है उस पर बल लगता है QE, तो यहाँ पर -q आवेश पर लगने वाला बल निकालना, तो हमको क्या मिलेगा, F बराबर -QE निकलेगा। F बराबर कितना लगेगा, -QE लगेगा। तो यह हो जाएगा -QE, अतिरिक्त दूरी कितना चल रहा है 2l इंटू 2l। तो W बराबर आपको क्या मिल जाएगा, -2QLE। और आपको पता है 2QL बराबर क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहां से आपको मिल जाएगा W बराबर -PE, किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर -PE। यही जो किया गया कार्य है वह वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जब यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया तो अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अतः वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 बराबर क्या हो जाएगा, W के, अर्थात U0 बराबर आपको मिल जाएगा -PE के। और इसे अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं। इसे अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं। अब मान लीजिए जब यह हमारा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है, अब हम इसको वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर घुमा दें। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जस्ट इसके पिछले वाले टॉपिक में हमने बताया है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाते हैं तो किया गया कार्य W क्या होता है, PE 1 - cos थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर
वैद्युत क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमा दिया जाए, थीटा कोण से घुमा दिया जाए तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य। आपको पता है W बराबर क्या होता है, PE 1 - cos थीटा। इस स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा देखिए, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा U कितनी होगी, U0 प्लस W के बराबर होगी। अर्थात U बराबर, U0 का वैल्यू कितना है -PE और प्लस W का मान क्या है PE 1 - cos थीटा। अगर इसका हम अंदर मल्टीपल करते हैं तो -PE प्लस PE -PE cos थीटा होगा। -PE और प्लस PE कैंसिल हो जाएगा तो U बराबर मिल जाएगा -PE cos थीटा का। तो इस स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, U बराबर -PE cos थीटा का। अब हमें लोग इसमें कुछ कंडीशन देख लेते हैं कि कौन कौन से कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं। कंडीशन यहाँ मान लीजिए पहला कंडीशन हम देखते हैं। पहला कंडीशन, अगर हम थीटा बराबर 0 डिग्री रखें, मतलब क्या है, इस जैसे था वैसे रखें, इसको घुमाए नहीं हम लोग, तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही होगी, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से U बराबर कितना मिल जाएगा -PE cos 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, अर्थात यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा -PE का। और इसे आप क्या कहते हो, इसे अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हो, इसे अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं, इसे अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें देखेंगे, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो। देखिए, जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो U बराबर क्या मिल जाएगा -PE cos 90 और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ से U का वैल्यू कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। मतलब यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, अगर जो हम अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को लंबवत ले आए वैद्युत क्षेत्र के अंदर तो किया गया कार्य शून्य हो गया या उस पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होगा। तीसरा कंडीशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, यदि थीटा बराबर 180 हो, जब थीटा बराबर 180 होगा तो U बराबर मिलेगा -PE cos 180, -PE cos 180 मिल जाएगा। तो U बराबर क्या मिल जाएगा -PE और cos 180 का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस प्लस, तो इस हिसाब से आपको मिल जाएगा U बराबर PE का। तो इस स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी वह अधिकतम होगी जो कि PE के बराबर होगी। इसे अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं, इसे अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं, अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस प्रकार से यह लेसन कंप्लीट हो गया। अब इस लेसन के न्यूमेरिकल को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।